नमस्कार दोस्तों, प्रोफेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने देखा पिछले सेशन में सेक्शन 4 तक हमने किया था और इसके बाद सेक्शन 5 आता है आरटीआई, हम आपको अभी पढ़ा रहे थे। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 5 हमको डिस्कस करना था। चलिए डिस्कस करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। सेक्शन 5 दोस्तों, ये जो सेक्शन है वो कहता है डिजाइनेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब उनके पद के बारे में कहता है, उनके पद के बारे में कहता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पब्लिक अथॉरिटी होगी वो सीपीआईओ या एसपीआईओ का गठन करेगी। सीपीआईओ मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एसपीआईओ मतलब स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। एसपीआईओ मेन, जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो इन्हीं लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं लोगों को डील करना पड़ता है। यही लोग आपके एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेक्शन 5 में मुख्य बात ये कही गई है कि जो डिजाइनेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जब से एक्ट मतलब जब से चालू होगा, मीन्स एक्ट आरटीआई जो एक्ट है वो आपको पता है 12 अक्टूबर 2005 से चालू है। तो इससे लेके 100 दिन के भीतर विद इन, ठीक है, आपको जो है सीपीआईओ कितने और एसपीआईओ कितने और कहाँ कहाँ जरूरत होगी उतने आप नियुक्त करेंगे, उतने लोगों को आप ड्यूटी असाइन करेंगे कि आपको ये काम अब आगे से आपको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। ठीक है, सब डिविजनल लेवल पर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सेंट्रल असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एसपीआईओ जो भी हो वहाँ पे नियुक्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये जो चीज़ है सेक्शन 5 मुख्य रूप से ये तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये है कि 100 दिन की जो बात है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि 100 दिन के भीतर जब से एक्ट चालू हुआ है, जब से एक्ट इनैक्ट हुआ है एक तरीके से, तब से आपको सीपीआईओ और एसपीआईओ की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, नियुक्ति मीन्स ऑफिसर तो वही रहेंगे, बस उनको अलग से कार्यभार देना होगा, तो वो चीज़ है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं सेक्शन 6, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 6 पढ़ेंगे। सेक्शन 6 कहता है एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई, ठीक है, ये कहता है कि एप्लीकेशन किस किस फॉर्म में हमको देने होंगे और उस एप्लीकेशन के साथ को कितनी फ़ी देनी होगी। ठीक है, अगर क्या हम केवल रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकते हैं या हम ओरल नहीं पूछ सकते, तो सब सारे में डिस्कस करते हैं इस बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ कि 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो आप रिटर्न करिए या ओरल करिए। ठीक है, लिख कर या मौखिक रूप से। जब आप लिखते हैं तो या तो आप किसी कागज़ में लिख कर भेज दीजिए पोस्ट से, ठीक है, किसी कागज़ में लिख दीजिए, या आप ऑनलाइन थ्रू आप कर लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। 2 ये तरीके हो गए। ओरल में प्रॉब्लम क्या है कि ओरल में आपको ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, बाकायदा ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ कुछ उनके सेल होते हैं जो आपको बताते रहते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वो रहते हैं, उनके पास आप जाएंगे तो वहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको मिल जाएगी, और उनको जो वहाँ के सीपीआईओज हैं या एसपीआईओज हैं उनको एम्पावर किया गया है कि जो भी आदमी ओरली कोई पूछ रहा है तो उसे आप रीजनेबल असिस्टेंट दें। दोस्तों, रीजनेबल असिस्टेंट की बात कही गई है, मतलब अधिक से अधिक जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो वो पूछने आए हैं कि हमारा फला एप्लीकेशन किसको फाइल करना, या फिर आप लोग कितने दिन में कोई चीज़ का डिस्पोज ऑफ करते हैं। ठीक है, या आपके अंदर कौन कौन सी मतलब पावर्स हैं, किसी एक अधिकारी विशेष की अगर बात करना है तो वो वहाँ पे उसको दे दी जाएंगी। तो रीजनेबल असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ बात की गई है। उसके साथ आप मूड क्या है, लैंग्वेज क्या होगी। दोस्तों, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, लैंग्वेज यहाँ पे कहा गया है, आप या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या आप हिंदी ले लीजिए, और ये दोनों अगर आप नहीं ले पाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट प्लेस। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया कि या तो आप इंग्लिश ले लीजिए, या तो आप हिंदी ले लीजिए, या आप ऑफिशियल लैंग्वेज जो जहाँ पे आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो जगह की आप ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आप ऑफिशियल लैंग्वेज में भी जो है आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज होगी, जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ 22 भाषाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, 22 भाषाएं जो नोटेड लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं भाषाओं में आप जो है एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो मेन बात हो गई, या तो आप इंग्लिश में करिए, या तो आप हिंदी में, या आप वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो ये भी डाउट जो है क्लियर हुआ कि भाषा कौन सी चलेगी, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया है। ठीक है दोस्तों, अभी कोई अगर कहता है, कोई जब आप जाते हैं एप्लीकेशन फाइल करने, तो वो कहते हैं कि आपने जो है एप्लीकेशन क्यों फाइल किया, तो क्या रीजन दे दीजिए। तो बताइए दोस्तों, रीजन आपको देने होंगे कि नहीं देने होंगे। तो रीजन नहीं देने होंगे, किसी भी हालत में कोई रीजन नहीं देना है कि हमने एप्लीकेशन फाइल किया है या इन्फॉर्मेशन जो मांगी है ये क्यों मांगी है, वो आपको नहीं देना है, और ना ही कोई पूछने वाला है। अगर कोई गलती से पूछा तो उसे आप याद दिलाइए कि ये एक्ट में लिखा हुआ है कि आप इन्फॉर्मेशन पूछने का रीजन नहीं मांगेंगे। हाँ, ये जरूर है, कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए। हाँ, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है जरूर होना चाहिए। जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेगा, क्योंकि बीच में क्या होता है, उसको लेटर्स सीपीआईओ या एसपीआईओ की तरफ से जाते रहते हैं। तो वो सीपीआईओ एसपीआईओ की तरफ जो लेटर जाते हैं वो अगर सही ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे तो जस्टिस कैसे होगा, सोचिए। तो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको देना होगा, लेकिन रीजन आप नहीं पूछ सकते। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, रीजन यहाँ पे नहीं पूछेंगे, बरोबर है। उसके बाद देखिए, अब मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फाइल किया, ठीक है, और
अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया और मान लीजिए आपने मुंबई में फाइल किया एप्लीकेशन, ठीक है, मुंबई में आप जो है एसडीएम ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बट वो एसपी ऑफिस से रिलेटेड है, बस वो एसपी ऑफिस से रिलेटेड है। तो एसडीएम ऑफिस का जो भी रिसीव करता है एप्लीकेशन, ठीक है, मान लीजिए 10/10/2020 को एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस ने रिसीव किया, लेकिन एसडीएम ऑफिस ने जब रिसीव किया तो पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है ये एसडीएम ऑफिस से रिलेटेड है ही नहीं। क्या पता चला? ये एसडीएम ऑफिस से रिलेटेड है ही नहीं। तो एसडीएम ऑफिस का ये कर्तव्य है, यहाँ के सीपीआईओ का ये कर्तव्य है कि वो एसपी ऑफिस में विदिन 5 डेज के अंदर ये एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दे एसपी ऑफिस में, ठीक है। अगर एसडीएम को ये लगता है कि वो एसपी ऑफिस से रिलेटेड है तो 5 डेज के भीतर वो एप्लीकेशन यहाँ पर ट्रांसफर कर दे। वैसे ये कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, लेकिन फिर भी अधिकतम जो समय है 5 दिन का है, ठीक है दोस्तों। तो 5 वर्किंग डे होता है, इसलिए अगर मंडे को रिसीव होती है तो फ्राइडे तक वो आप हर हालत में एसपी ऑफिस भेज दें एक बार। जब भी आप भेजेंगे, ठीक है, जब भी आप भेजेंगे तो आप जो एक लेटर जो आप यहाँ पे भेजेंगे एसपी ऑफिस को, वही एक लेटर आप जो है जो सीकर था इन्फॉर्मेशन, उसको भी आप इंटीमेट करेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एसपी ऑफिस भेज दी गई है। अब आगे आप फर्दर कोई भी क्वेरी रहेगी आप एसपी ऑफिस के एड्रेस पे यहाँ पे आप इनसे आके पूछेंगे। तो ये एक इसमें जो है बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अभी अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है डिस्पोजल ऑफ आरटीआई। दोस्तों डिस्पोज, जाहिर सी बात है कि अगर एप्लीकेशन आया है तो उसे डिस्पोज करना होगा, मतलब उसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो कहते हैं इसकी टाइम लिमिट जो है दोस्तों, कहते हैं अगर इसकी टाइम लिमिट जो है जितने दिनों में आपको देना है वो हद से हद 30 दिन ही हो सकती है, हद से हद 30 दिन। लेकिन दोस्तों क्या 30वें दिन अगर आप इन्फॉर्मेशन कोई दूसरे दिन दे सकते हैं और एप्लीकेशन आने के, तो जाहिर सी बात आप दूसरे दिन इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, 30 दिन का वक्त नहीं लेना। तो इसीलिए कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके, लेकिन अधिकतम आप 30 दिन ले सकते हैं। अगर 30 दिन के ऊपर इन्फॉर्मेशन देती है उसके अलग क्लॉज है, ठीक है, वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। 30 दिन से ऊपर अगर होते हैं तो उसके क्या नियम है वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली बात दूसरी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है वो लाइफ और लिबर्टी से, किसी पर्सन की लाइफ प्लस लिबर्टी इससे रिलेटेड है, तो जो टाइम लिमिट है वो 48 घंटे विदिन 48 आवर्स के अंदर आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी ही होगी। 48 घंटे के अंदर उसे इन्फॉर्मेशन देनी होगी अगर लाइफ एंड लिबर्टी की बात है तो। दोस्तों समझ गए बात? इसके बाद अगर कोई आदमी मतलब सीपीआईओ है या एसपीआईओ है वो फेल करता है, अगर सीपीआईओ या एसपीआईओ fails to give information, so in that case ये माना जाएगा deemed to be rejected। ये माना जाएगा जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी एप्लीकेंट द्वारा वो रिजेक्ट कर दी गई, किसके द्वारा? सीपीआईओ और एसपीआईओ द्वारा। मतलब आपके यहाँ एप्लीकेशन आती है और एप्लीकेशन अगर रह जाती है, आपने उसको डिस्पोज नहीं किया विदिन 30 डेज, तो ये माना जाएगा कि आपने जो है उनको जो है नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, या आपने मना कर दिया है, उसने आपको डीम टू बी रिजेक्टेड, मतलब माना जाएगा आपने रिजेक्ट कर दिया है। फिर भी यदि मान लो सीपीआईओ और एसपीआईओ ने इन्फॉर्मेशन दी है पर बियॉन्ड दी है, ठीक है, बियॉन्ड 30 डेज दी है, तो ऐसे केस में ये है कि उनको अगर कोई भी कॉस्ट अगर सीपीआईओ और एसपीआईओ के ऑफिस में अगर इन्फॉर्मेशन देने के एवज में कोई कॉस्ट पड़ती है, कोई फी पड़ती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें अभी तक ये कहा जाता रहा है कि अगर कोई यही नियम है कि कोई अगर फीस उसमें लग रही है एक्स्ट्रा, या कोई मान लो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है उसको आपको पेज प्रोवाइड करने हैं मीन्स, तो वो टाइम पे आपको जो है 2 रुपये पर कॉपी के हिसाब से एप्लीकेंट से फीस मांगी जाती है, ठीक है, चार्ज मांगा जाता है। और जो भी चार्ज होता है उसका पूरा कैलकुलेशन एसएससी को मतलब इसको एप्लीकेंट को प्रोवाइड कराया जाता है कि आप इस चार्ज रेट से आप मुझे दे दें। और अगर मान लो एप्लीकेंट को वो चीज़ ठीक नहीं लग रही कि मुझसे ज़्यादा चार्ज लेना है, तो उसके लिए वो रिव्यू के लिए एक जो है अपीलेट अथॉरिटी को भी बता देता है कि ये अपीलेट अथॉरिटी यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपने कि सीपीआईओ ने अनरीजनेबल जो है कॉस्ट मांगी हुई है, ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ है यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों कि सीपीआईओ या एसपीआईओ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो हमने जान लिया कि अगर डिले हो गया 30 डेज से बियॉन्ड हो गया। एक और केस है अगर बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई व्यक्ति अगर वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सेक्शन जो 7 है आरटीआई का वो लगभग क्लियर हो गया है और इसमें कुछ खास वैसा तो नहीं रह गया है फिर भी, तो हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हम सेक्शन 8 की बात करेंगे। दोस्तों सेक्शन जो 8 है वो कहता है एग्जेम्पशन है। वो क्या है? एग्जेम्पशन। वो है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये कहता है एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है।
दोस्तों ये बात तो सच है कि अगर आरटीआई आया है तो क्या सब तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मांगी जाएंगी तो क्या गवर्नमेंट सब तरह की इन्फॉर्मेशन दे देगी हर किसी को? दोस्तों नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो क्या क्या तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी? मान लीजिए आपका देश है, आपकी कंट्री है, यहाँ की संप्रभुता को कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, अगर वो देने से उसकी संप्रभुता प्रभावित होती है, उसकी इंटीग्रिटी प्रभावित होती है, या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रभावित होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन मना कर दी जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्ट है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई हमारे यहाँ कोई लॉ है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन की है, ठीक है, उसने कहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए किसी भी हालत में, तो वो भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई मांगता है तो वो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये भी बात है इसमें सेक्शन 8 में। दूसरा, जो पार्लियामेंट है दोस्तों, हमको आप लोगों को हमको सबको पता होगा, जो पार्लियामेंट होता है मीन्स लेजिस्लेचर जो होता है, पार्लियामेंट तो सेंट्रल का हो गया, ठीक है, और स्टेट जो है होता है लेजिस्लेचर होता है। तो यहाँ जो लोग होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, इनके विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, प्रिविलेज होते हैं। तो वो जो उसका ब्रीच आप नहीं कर सकते, मतलब एक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का ब्रीच करता हो, इसके प्रिविलेज का ब्रीच करता हो, वो भी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, किसी भी हालत में नहीं दे सकते। या कोई कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, या कोई ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है, इस तरह के जो गवर्नमेंट की जो इनके पास डेटा रहेंगे वो आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उसको देने से कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी प्रभावित होती है, राष्ट्र की इंटीग्रिटी प्रभावित होती है, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसी और को भी दी जा सकती है, इसलिए वो मना की गई है। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल नेचर की है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो पर्सनल नेचर की है, मान लो हमने अपने पड़ोसी की कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पड़ोसी को हार्म कर रही है किसी भी तरीके से, अगर कोई ऑफिसर देता है तो उसको अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन देने पे उसका पड़ोसी को कोई परेशानी हो सकती है भविष्य में, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, ये भी आप जान, तो पर्सनल नेचर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राइवेसी को एक तरह से खतरे में डाल सकती है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्ट मानी जाएंगी, एग्जेम्प्ट कही गई है। ठीक है, उसके साथ देखिए कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो किसी इन्वेस्टिगेशन को इम्पीड करे, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन मान लो चल रहा है, मान लीजिए अभी आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का केस था, तो मान लो कोई आरटीआई में मांगता है इनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन सीबीआई से मांगता है, तो सीबीआई के जो सीपीआईओ होंगे वो जाहिर तौर पे इसके मना कर देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन का चूंकि अभी केस चल रहा है, तो अगर हम आपको देंगे तो इससे जो ये केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाला और रिया चक्रवर्ती का, तो ये केस प्रभावित होगा। तो जाहिर बात है सीबीआई नहीं देगी, मतलब इसके जो सीपीआईओ होंगे डिनाई करेंगे कि भाई नहीं दे सकते हैं, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं दोस्तों, वो सारे एग्जेम्प्ट माने जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही सेक्शन एक और सेक्शन है इसी तरीके का, सेक्शन 9 है। ठीक है, सेक्शन 9 है, वो कहता है कि ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस, मतलब ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो रिजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, ऐसे कौन से ग्राउंड हैं दोस्तों। यहाँ पे सीधी बात है कि इसमें लिखा हुआ है कि सीपीआईओ हो या स्टेट पब्लिक मतलब एसपीआईओ हो, एज द केस में बी, मे रिजेक्ट ए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन व्हिच वेयर सच ए रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस वुड इन्वॉल्व एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट सबसिस्टिंग इन ए पर्सन अदर देन द स्टेट। मतलब कोई कॉपीराइट का अगर कोई उल्लंघन होता है, कॉपीराइट का, और ये कॉपीराइट का जो क्या कहते हैं, ये जो कॉपीराइट है, ये स्टेट के अलावा, स्टेट मीन्स राज्य, या स्टेट का मतलब एक केवल राज्य नहीं होता है, स्टेट मतलब एक पूरे देश से की भी इसमें बात होती है। इसके अलावा किसी के पास भी अगर मान लो कोई कॉपीराइट जिसके पास है, अगर उसका उस कॉपीराइट का उल्लंघन होता है कोई इन्फॉर्मेशन देने में, तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सबसिस्ट किसी दूसरे के पास करती है, स्टेट पास नहीं करती तो। लेकिन यहीं पे दोस्तों एक केस ये भी बनता है, अगर यही जो कॉपीराइट वाली बात है, अगर वो कॉपीराइट का क्लेम या इशू जो है अगर स्टेट के पास है, तो उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। द सीपीआईओ या और एसपीआईओ में प्रोसीड टू गिव द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये 9 सेक्शन कहता है, बहुत क्लियर है, कॉपीराइट के विषय में है। 9 सेक्शन भूलना नहीं, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद एक सेक्शन है यहाँ पे 10, सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 कायदे से सेवरेबिलिटी कहा जाता है, सेवरेबिलिटी इसमें कहा जाता है दोस्तों। इसमें जो सेवरेबिलिटी का सेक्शन, इसमें कहा जाता है अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन जो एग्जेम्प्ट है, कोई मान लो इन्फॉर्मेशन है, मान लो ये इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मान लो इन्फॉर्मेशन ए है, वो एग्जेम्प्ट है दोस्तों। तो अभी कहा जाता है या ए पार्ट में कोई ऐसा पार्ट हो सकता है जो नॉट एग्जेम्प्ट हो, और कोई पार्ट एग्जेम्प्ट हो। तो दोस्तों इसमें बात ये कही गई है कि कोई इनका जो सीपीआईओ होगा या एसपीआईओ या कोई इनका ऑफिसर होगा, वो अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी का, वो डिसाइड करता है कोई इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्ट तो है, पर उसका एक पार्ट तो एग्जेम्प्ट नहीं है, एक पार्ट एग्जेम्प्ट है, तो जो पार्ट एग्जेम्प्ट नहीं है वो पार्ट एप्लीकेंट को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो एग्जेम्प्ट होगा वो उसे प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सेवरेबिलिटी हो गया, मतलब इनका विभाजन हो गया। तो ये जो जिसने डिसीजन लिया है कि नहीं साहब, ये जो पूरा एग्जेम्प्ट पार्ट है, इसमें से ये पार्ट आपको हम दे सकते हैं और ये मैं नहीं दे सकता, तो जो भी ऑफिसर होगा वो एप्लीकेंट को बताएगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये पार्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये है। और जो ऑफिसर डिसीजन लेगा उसका नाम, ठीक है, डेजाइनेशन, पद क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़, और अगर ये भी प्रोवाइड करेगा अगर आपको उसके डिसीजन से कोई आपत्ति है तो उसे जो है अपीलेट अथॉरिटी जो होगा उसका नाम, एड्रेस, बाकी चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि मान लो कोई एप्लीकेंट है, उसे लगता है कि नहीं ये एग्जाम पूरा नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इसमें आधा कैसे एग्जाम हो गया, तो उसके लिए भी उसको प्रोवाइड कराएगा पूरा जो है डिटेल, कि अगर वो जाके अपील कर सके। दोस्तों हमने देखा कि सेक्शन
1 से लेकर करीब हमने सेक्शन 10 तक कर लिया है दोस्तों। अभी इसमें जो मेजर सेक्शन है, सेक्शन 11 से लेके 20 तक के मेजर सेक्शन मैंने देखा है। उसके आगे कुछ सेक्शन है, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ 11 से 20 के सेक्शन इंपॉर्टेंट, जो अगले सेशन में करेंगे। दोस्तों मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आपको लगता है कोई यहाँ पे इशू या कोई जो किसी तरह का सेक्शन का क्लेम है वो रह गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। और ये वीडियो बहुत ही आपकी स्टडी में काम आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से देखते रहिए। लेकिन यही है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाखों लोगों तक पहुँचाएँ, तो अधिकतम इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए, लोग इसका लाभ उठाएँ। अभी तक के लिए धन्यवाद।